हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये आपका राजा महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है वहाँ का जो आपका है एमए, वहाँ से जो भी एमए कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। दिनेश एग्जाम नोट्स का है आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है आपका हिंदी में, जो कि आपका हिंदी का सब्जेक्ट क्या है कि आदिकालीन और रीतिकालीन काव्य। तो इससे संबंधित जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन, इससे संबंधित ये भी हम जो आपकी इकाइयाँ हैं इन सभी इकाइयों को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे और आपके जो वन लाइनर सीरीज के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम सीधे अपने वन लाइनर क्वेश्चनों पर चले। तो यहाँ से आपके वन लाइनर सीरीज स्टार्ट हो रही है, यानी कि अति लघुत्तरी प्रश्न इकाई 1। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध साहित्य के कवि कौन है। तो सिद्ध साहित्य के कवि कौन आते हैं, तो सिद्ध साहित्य के कवि में आपके सरहप्पा, सरवप्पा और जैम भीना और लोइप्पा, ये सभी किस में आते हैं, ये सिद्ध साहित्य के कवियों में आते हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि प्रथम सिद्ध कवि कौन थे। तो प्रथम सिद्ध कवि आपके कौन थे, सरहप्पा थे। ठीक है, फिर आता है कि सिद्ध कवियों की संख्या कितनी है। तो सिद्ध कवियों की संख्या 84 है। कितनी है, 84 है। ठीक है, इसी के साथ है कि सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं। तो सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो अब आपको लिखना है कि बौद्ध धर्म को ब्रजयान शाखा से जो साहित्य देश भाषा में लिखा गया वही आपका सिद्ध साहित्य कहलाता है। नाथ साहित्य के संस्थापक कौन है। तो नाथ साहित्य के जो संस्थापक हैं वो आपके गोरखनाथ जी माने जाते हैं। कि नाथ साहित्य क्या है। तो नाथ साहित्य क्या है उसमें आपको बताना है कि भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही आपका नाथ साहित्य है। यानी कि जो भगवान शिव को पूजते थे उनके द्वारा, जो उनके जो उपासक थे उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया था वही आपका नाथ साहित्य कहलाता है। फिर है कि हजारी प्रसाद ने नाथ संप्रदाय को किस नाम से पुकारा है। तो जो हजारी प्रसाद जी हैं उन्होंने नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय आदि नामों से आपके हजारी प्रसाद जी ने नाथ संप्रदाय को पुकारा है। वही है कि जैन साहित्य को क्या कहा गया है। तो जैन साहित्य को आगम कहा गया है। ठीक है, इसके बाद है कि जैन साहित्य कितने हैं। तो जैन साहित्य जो हैं वो आपके 12 हैं। कितने हैं, 12 हैं। वहीं जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ आपका समय सार है, जो कि आचार्य कुंददेव द्वारा लिखा गया था। समय सार है जो कि आचार्य कुंददेव के द्वारा लिखा गया था। वहीं है कि जैन साहित्य के प्रमुख कवि कौन है। तो जैन साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं वो आपके स्वयंभू, पुष्यदत्त, हेमचंद्र सूरी, मुनि राम सिंह, आचार्य देवसेन, शूलिभद्र सूरी और विनय चंद्र सूरी, ये सभी आपके जैन साहित्य के प्रमुख कवियों में आते हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि आदिकाल के साहित्य को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आदिकाल के साहित्य को आपके कितने वर्गों में, आपके 5 वर्गों में बांटा गया है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है, इसके बाद है कि सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवियों के नाम बताइए। तो सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवियों के नाम में आपका सरप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, डोइम्पा, कोडेम्पा, कुकुरिप्पा, ये सभी जिनके एंड में पा आ रहा है, ये सभी आपके सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवियों के नाम है। ठीक है, इसी के साथ आएगा आपका कि जैन साहित्य के कवियों के नाम बताइए। तो जैन साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं उनमें आपके देवसेन, मुनि जिन विजय, जिन धर्म सूरी, विजय सेन सूरी, ये सभी आते हैं। और नाथ साहित्य के प्रमुख कवि का नाम क्या है। तो नाथ साहित्य के प्रमुख कवि का नाम है गोरखनाथ। ठीक है, रीतिकाल की जो समय सीमा बताई गई है वो कितनी है। तो रीतिकाल की जो समय सीमा है वो संवत 1700 से 1900 के मध्य बताई गई है। ठीक है, इसी के साथ आएगा कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। तो रीतिकाल को श्रृंगारकार आपका विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने कहा है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था। तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत नाम दिया था। ठीक है, आगे है कि रीति काव्य के संदर्भ में रीति शब्द का क्या अर्थ है। तो जो रीति शब्द का जो अर्थ है वो काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति है। ठीक है, फिर रीति काल में लक्षणा ग्रंथ से क्या आशय है। तो जो लक्षणा ग्रंथ होता है वो काव्य रचना के नियमों और लक्षणों को बताने वाले होते हैं। वही है कि रीति काल को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, आपका रीति सिद्धि, रीति बद्धि और रीति मुक्ति। ठीक है, आगे है आपका कि रीतिबद्ध काव्य से क्या तात्पर्य है। तो रीतिबद्ध काव्य से तात्पर्य है काव्य के विभिन्न अंगों का परिचय देने वाला काव्य जिसमें लक्षणा उदाहरण दिए गए हों।
फिर है कि रीतिकाल में आचार्य कवि किन्हें कहा गया है, तो रीतिकाल में जो आचार्य कवि हैं वो आपके लक्षणा ग्रंथों की रचना करने वालों को कहा गया है। रीतिकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन क्या था, तो काव्य रचना में काव्य कला के रूप में प्रतिष्ठित करना, कौन सा काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये इसका मुख्य प्रयोजन था। इसी के साथ आता है कि रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है, तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उसमें आपके केशव, बिहारी, भूषण, पद्माकर, धनानंद, सेनापति आदि आपके रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य के कवि कौन है, तो रीतिबद्ध काव्य के जो कवि हैं उनमें आपके भूषण, मतीराम, देव, केशव आदि आते हैं। वहीं रीति मुक्त काव्य के कवि कौन है, तो रीति मुक्त काव्य के जो कवियों की बात करें तो घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये आपके रीति मुक्त काव्य के कवि हैं। वही है कि रीति सिद्ध कवि कौन है, तो रीति सिद्ध कवि आपके बिहारी जी हैं। ठीक है, आगे आएगा कि रीतिकाल की कौन सी रचना सबसे लोकप्रिय मानी जाती है, तो बिहारी सतसई आपकी रीतिकाल की सबसे लोकप्रिय रचना मानी जाती है। रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो कठिन काव्य का जो प्रेत है वो केशव दास जी को कहा जाता है। अब हमारी दूसरी इकाई स्टार्ट हो रही है, तो दूसरी इकाई में है कि रासो काव्य परंपरा के सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो रासो काव्य परंपरा में जो सर्वप्रथम ग्रंथ है वो आपका पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। आगे है कि चंद्रवरदाई ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया है, तो जो चंद्रवरदाई हैं उन्होंने अपने काव्य में अपभ्रंश, राजस्थानी, पिंगल मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। वही है कि पृथ्वीराज रासो में किसकी कथा का वर्णन है, तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है। वहीं चंद्रवरदाई किसके दरबारी थे, तो चंद्रवरदाई जो थे वो आपके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। इसी के साथ है कि रासो परंपरा के किन्हीं दो ग्रंथों का और उनके रचनाकारों का नाम बताइए, तो रासो परंपरा के दो प्रमुख ग्रंथ में आपका पृथ्वीराज रासो और विशलदेव रासो आते हैं। पृथ्वीराज रासो के जो राइटर हैं वो आपके चंद्रवरदाई हैं और विशलदेव रासो के जो राइटर हैं वो आपके नरपति नालह हैं। वही है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम क्या है, तो वो आपके चंद्रवरदाई हैं। आलाखंड, तो आलाखंड के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है, तो वो आपके जगनिक है। ठीक है, चंद्रवरदाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका लाहौर में हुआ था। चंद्रवरदाई का जन्म समय क्या है, तो चंद्रवरदाई का जो जन्म समय है वो आपका 1168 और 1192 बताया गया है। फिर वहीं आता है कि चंद्रवरदाई ने किस महाकाव्य की रचना की है, तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना की है। पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रवरदाई के कितने नाम प्राप्त होते हैं, तो चंद्रवरदाई के जो हैं वो आपके 7 नाम प्राप्त होते हैं। एक तो कविचंद्र, चंद्र विरुदिया, चंद्रवरदाई, चंद्रभट्ट, कवियन, चंदन और चंडीय और चंद्र, ये आपके किसके नाम है, तो ये आपके चंद्रवरदाई के 7 नाम है। ठीक है, फिर है कि महाकवि चंद्रवरदाई को पृथ्वी कितनी भाषाओं का ज्ञान था, तो जो महाकवि चंद्रवरदाई थे उन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, इसी के साथ है कि चंद्रवरदाई के कितने विवाह हुए थे, तो चंद्रवरदाई के 2 विवाह हुए थे। पहली पत्नी का नाम कमला और दूसरी का नाम गौरी था। क्या था, गौरी था। चंद्रवरदाई के कितने पुत्र पुत्री थे, तो चंद्रवरदाई के 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। कितने, 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। ठीक है, आगे है कि कवि, हिंदी में प्रथम कवि का नाम क्या है, तो हिंदी में प्रथम कवि आपके सरहप्पा थे। कौन थे, सरहप्पा थे। ठीक है, फिर है कि सरहप्पा की सर्वप्रथम रचना, सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो वो आपकी चय दीप है। ठीक है, जो आपकी जो सरहप्पा है उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो उनकी है चय सिद्ध। ठीक है, फिर है कि सरहप्पा का जन्म कब माना गया है, तो जो सरहप्पा का जन्म है वो आपकी 8वीं सदी का माना गया है। वहीं सरहप्पा के शिष्य कौन थे, तो सरहप्पा के शिष्यों की बात करें तो आपके लुईप, सरवप्पा, डोम्बिप्पा और कहप्पा, ये सभी आपके सरहप्पा के शिष्य थे। वहीं है कि सरहप्पा की कितनी कृतियां संग्रहित हैं, तो सरहप्पा की 21 कृतियां संग्रहित हैं। सरहप्पा की कितनी कृतियां अपभ्रंश भाषा में है, तो सरहप्पा की 16 कृतियां आपकी अपभ्रंश भाषा में है। वहीं सरहप्पा किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, तो सरहप्पा आपके साहित्य काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, इसके बाद है कि सरहप्पा किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो ये आपके सिद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक थे। फिर है कि सरहप्पा ने किस साधना का प्रथम अभ्यास किया था, तो सरहप्पा ने महामुद्रा साधना का प्रथम अभ्यास किया था तथा इसमें सिद्धि प्राप्त की थी। कौन सी, महामुद्रा। फिर है कि सरहप्पा को किस में रुचि बचपन से ही थी, तो सरहप्पा को वेदांगों में बचपन से ही विशेष रुचि थी। इसी के साथ है
कि विद्यापति का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो विद्यापति का जन्म मिथिला प्रांत के वापसी ग्राम में, और जो कि दरभंगा जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ हुआ था। और अभिनव जयदेव की उपाधि से किसको विभूषित किया गया है, तो अभिनव जयदेव की उपाधि से आपके विद्यापति को विभूषित किया गया है। फिर है कि विषय वस्तु की दृष्टि से विद्यापति की पदवावली में कितने प्रकार के पद आते हैं, तो इसमें आपके 3 प्रकार के पद आते हैं। कितने? 3 प्रकार के पद आते हैं। एक रहस्य मूलक भक्ति के पद, शुद्ध कृष्ण भक्ति के पद और शुद्ध श्रृंगार के पद। इसके बाद है कि विद्यापति के पदों में रहस्य मूलक भक्ति भावना पाई जाती है। इस कथन का जो समर्थन है वो किसने किया है, तो आपके जॉर्ज गियर्सन और नरेंद्र नाथ गुप्त ने इस चीज का मान्यता दी है। ठीक, आगे है कि वे कौन विद्वान हैं जिन्होंने विद्यापति को शैव माना है। शैव यानी कि शिव की, तो जो पंडित शिवनानंद ठाकुर ने अपनी पुस्तक महाकवि विद्यापति में विद्यापति को गौरी शंकर का उपासक माना है। पीन पयोधर दोबरी गाता, पीन पयोधर दुबरी गाता, यह जो कहकर विद्यापति के सादृश्य को सामने लाए हैं। तो मेरु उपजल कनकलता, कैसी? मेरु उपजत कनकलता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है कि विद्यापति रूप चरित्र के कुशल चितेरे हैं। इस दृष्टि से उन्हें सर्वाधिक सफलता कहाँ मिली थी, तो विद्यापति रूप चरित्र के कुशल चतेरे हैं। ये है जो आपकी वय संधि चित्रण में इन्हें आपकी विशेष सफलता मिली थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रकट हास अवगोपन भले भेल और उरज प्रकट तब तानिक लेत, चरण चपल गति लोचन पावल, लोचन के धै रजपत तल जावत। ये सब किस में है, तो ये आपके विद्यापति का रूप चरित्र है। फिर है कि केशव दास को हिंदी साहित्य के किस काल का प्रतिनिधित्व कवि माना जाता है, तो केशव दास को हिंदी साहित्य के रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा का प्रतिनिधित्व कवि माना जाता है। वही है कि रीतिबद्ध काव्य से तात्पर्य उस काव्य धारा से है जिसमें रीति परंपरा के साहित्य मूलों और बंधनों और रूढ़ियों से आबद्ध होने का संकेत मिलता है। इसके बाद है कि केशव दास के पिता और पितामह का नाम क्या है, तो केशव दास के पिता का नाम काशीनाथ मिश्र और पितामह का नाम कृष्ण दत्त था। उनके पिता और पितामह दोनों संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित थे। वहीं केशव दास ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है, तो केशव दास ने विद्वान एकमात्र नहीं है, यद्यपि उनकी 8 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं की थी? 8 ग्रंथों की रचनाएं की थी, जिसमें आपका रसिक प्रिय, रामचंद्र का कवि प्रिया, नखशिख, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता और जहांगीर चंद्र जस चंद्र का। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका कि केशव दास ने रसिक प्रिया की रचना कब और किसे प्रसन्न करने के लिए की थी, तो केशव दास ने रसिक प्रिया की जो रचना है वो संमत 1648 में की थी। उन्होंने इस ग्रंथ की जो रचना है वो अपने आश्रयदाता महाराज इंद्रजीत सिंह को प्रसन्न करने के लिए की थी। ठीक है, इसके बाद आपका है कि केशव दास की रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सी रचना है, तो इनकी केशव दास की अगर सबसे प्रसिद्ध रचना की बात करें तो वो आपकी रामचंद्र का है, जो कि कीर्ति सुदी बुधवार संमत 1658 को इसकी रचना पूर्ण हो गई थी और इसमें राम कथा का उल्लेख हुआ है। इसके बाद है कि केशव दास के प्रथम आश्रयदाता कौन है, तो केशव दास के जो प्रथम आश्रयदाता जोधपुर के महाराज मालदेव के पुत्र महाराज चंद्रसेन थे, जिन्होंने आजीवन मुगलों का सामना किया और अपनी मृत्यु होने तक शिवाना के किले पर आधिपत्य स्थापित किया था। वही है कि केशव दास के दूसरे आश्रयदाता कौन थे, तो केशव दास के जो दूसरे आश्रयदाता थे वो और छाधीश इंद्रजीत सिंह थे। उन्होंने केशव दास को सम्मान पूर्वक 21 गांव दिए थे। ठीक है, इसके बाद है कि केशव दास का जन्म और मृत्यु कब और मानी जाती है, तो केशव दास जी का जो जन्म और मृत्यु है ये आपकी कब, तो ये आपकी विवादास्पद है। अधिकांशतः जो विद्वान है वो इनका जो जन्म है वो 1612 और मृत्यु 1674 मानते हैं। ठीक है, संबत। फिर है कि केशव दास स्वयं को कवि सिरमौर तथा विदित जहान क्यों मानते थे, तो वो केशव दास भाषा साहित्य काव्य शास्त्र के पंडित थे। उन्होंने अपने पांडित्य पर अभिमान था, इसी कारण वे स्वयं को केशव कवि सिरमौर और विदित महान आदि कहते थे। ठीक है, फिर इसके बाद है कि केशव के ग्रंथ नखशिख का वर्ण्य विषय क्या है, तो जो नखशिख है वो काव्य की दृष्टि से उच्च कोटि का ग्रंथ है। इसमें कवि परंपरा के अनुसार राधा के शारीरिक अवयवों का नख से शिख तक सर्वांग वर्णन किया गया है। यह 16 प्रभावों में विभक्त है। ठीक है,
फिर है कि रीति काल के किस कवि ने वीर रस की कविताएं लिखी हैं, तो वो आपके भूषण कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी थी। भूषण का वास्तविक नाम आपका घनश्याम था। किस रचना से भूषण आचार्य कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, तो शिवराज भूषण से, जो शिवराज रचना थी उससे भूषण, शिवराज भूषण से जो भूषण थे वो आचार्य कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। वही है कि भूषण की रचनाओं के नाम बताइए, तो शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण, ये सभी आपके भूषण की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद है कि भूषण के काव्य में किस गुण की प्रधानता है, तो भूषण के काव्य में ओज गुण की प्रधानता है। कैसी ओज गुण की प्रधानता है। भूषण की काव्य भाषा क्या है, तो भूषण की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। और भूषण के अलंकार ग्रंथ का नाम क्या है, तो वो आपका शिवराज भूषण है। ठीक, फिर है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का प्रयोग किया गया है, तो शिवराज भूषण में आपके 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। छत्रसाल को क्या कहा जाता है, तो छत्रसाल को बुंदेला वीर कहा जाता है। कौन सा, बुंदेला, बुंदेला, बुंदेला वीर कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो जो बिहारी जी हैं उनका जन्म आपका बिहारी जो जन्म है वो आपका 1652 को ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर, ग्वालियर में हुआ था। और आपका जो इनका जो बचपन है वो बुंदेलखंड में बीता था और युवावस्था में वे अपनी ससुराल मथुरा में बस गए थे। वही है कि बिहारी सतसई के बारे में क्या प्रसिद्ध है, तो जो बिहारी सतसई है, बिहारी के एक दोहे पर मुग्ध होकर राजा जयसिंह ने प्रति दोहा एक मोहर देने का वचन दिया था। ऐसा प्रसिद्ध है कि बिहारी ने 2 माह में 1400 दोहे लिखे, जिनमें से छांट कर बिहारी सतसई बनाई गई थी। ठीक है, फिर है कि बिहारी के दोहों से उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चला, तो उनके दोहों से उनके जो रसिक व्यक्ति थे वो कैसे व्यक्ति थे, रसिक व्यक्ति थे। और उनकी रसिकता प्राय नागर थी। ग्रामीण सरलता और सदा जीवन का उनका विश्वास कम था। ठीक है, फिर है कि सतसई किस परंपरा की अनमोल कृति है, तो जो सतसई है वो मुक्त काव्य परंपरा की अनमोल कृति है। इसमें कवि ने काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का निरूपण न करते हुए भी उसकी रचना इस ढंग से की है कि यह काव्य सिद्धांतों का अनुपम ग्रंथ बन गया है। वही है कि कवि बिहारी की कीर्ति का आधार क्या है, तो जो बिहारी कवि हैं उनकी जो कीर्ति का आधार एकमात्र रचना सतसई है। उन्होंने एक ग्रंथ से जो कीर्ति प्राप्त की थी वह उनके कवि दर्जनों ग्रंथों की रचना करके भी प्राप्त ना कर सके। वही है कि बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद का प्रयोग किया है, तो जो बिहारी जी हैं उन्होंने अपने दोहा छंद का प्रयोग किया है। किस छंद का, दोहा छंद का प्रयोग किया है। और दोहा मात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। वही है कि बिहारी सतसई प्रधान रूप से किस रस की अभिव्यक्ति का काव्य है, तो जो बिहारी सतसई है वो रचित मुक्त काव्य, कौन सा, मुक्त काव्य बिहारी सतसई प्रधान रूप से श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति करने वाला काव्य है। इसमें श्रृंगार के योग तथा वियोग दोनों पक्षों का सशक्त वर्णन किया गया है। आगे है कि बिहारी सतसई में श्रृंगार के अतिरिक्त किसकी अभिव्यक्ति उपलब्ध है, तो बिहारी सतसई में श्रृंगार के अतिरिक्त भक्ति संबंधी, नीति संबंधी और सामाजिक संबंधी, प्राकृतिक संबंधी दोहों की अभिव्यक्ति उपलब्ध है। वही है कि बिहारी सतसई की अलंकार योजना की प्रमुख विशेषता क्या है, तो बिहारी सतसई की अलंकार योजना की प्रमुख विशेषता कि बिना अलंकार ज्ञान के इसके दोहों में निहित अर्थ व्यंजना को समझा नहीं जा सकता है। सतसई का प्रत्येक दोहा अलंकारों से अलंकृत है और यहाँ अलंकार रस के उपकारक हैं। वही बिहारी की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है, तो जो इनकी बिहारी की जो भाषा है वो चलताऊ होने पर भी साहित्यिक है और रचना व्यवस्थित है। वाक्य रचना जो है वो व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। वही है कि घनानंद हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो जो कविवर जो घनानंद है ये आपके ब्रज भाषा के उन्नायक और हिंदी साहित्य के रीतिकाल के मुक्तिबद्ध, कौन सी, मुक्तिबद्ध रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। वही घनानंद का जन्म, तो इनका जन्म संबंध 1746 माना जाता है और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बुंदेल शहर में इनका जन्म स्वीकार किया है। बाद में आप ये दिल्ली चले गए थे। वही है कि दिल्ली आकर घनानंद किसके दरबार में मीर मुनीस मुसी बने थे, तो जो घनानंद थे वो बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के खास कलम के या दरबार के मीर मुसी बने थे और ये अच्छे गायक और कवि, श्रेष्ठ कवि थे। वही है कि घनानंद की उपलब्ध रचनाओं
के प्रमुख नाम, तो इनके प्रमुख नाम है आपके घनानंद कवित्त, सुजान हित, सुजान सागर, रस केली वल्ली, प्रीति पवास, प्रेम सरोवर, गोकुल गीत, कृष्ण कौमुदी, इश्क लता, व्रज विलास, ये सभी आपके घनानंद की उपलब्ध रचनाओं के नाम है। वही है कि घनानंद के काव्य में प्रेम भावना का क्या प्रधान है, तो घनानंद के काव्य में व्यक्त प्रेम भावना हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, काव्य जगत की स्थायी संपत्ति है। आपकी प्रेम व्यंजना इतनी प्रभावी है कि पत्थर दिल को भी द्रवित कर देती है। वही है कि सुजान द्वारा दी गई प्रेम जन्य पीड़ा का धनानंद पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो सुजान के द्वारा घनानंद के साथ न चलने की घटना से उनके हृदय को भारी ठेस लगी थी, अतः वे वहां से वृंदावन चले गए और वहां निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेकर कृष्ण भक्त में मग्न हो गए। तो अब आगे बढ़ेंगे। फिर है कि घनानंद के काव्य में विरह की तीव्रता का मूल कारण क्या है, तो घनानंद के काव्य में विरह की जो तीव्रता का मूल कारण है वो उनके प्रिय का निर्दय और निष्ठुर और कठोर और विश्वासघाती होना है। वही है कि घनानंद के सौंदर्य चित्रण का मुख्य विषय क्या है, तो जो धनानंद है उनके सौंदर्य चित्रण का मुख्य विषय सुजान का रूप, उसका लावण्य, उसका यौवन, उसकी छवि और उसकी अंग दीप्ति है। उनके सौंदर्य चित्रण में मादकता, श्लिष्टता और भाव प्रेषितता की अधिकता देखी गई है। वही है कि घनानंद ने अपने काव्य के रूप में किस रस का समावेश किया है, तो घनानंद ने अपने काव्य के रूप में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों जैसे कि संयोग और वियोग के साथ साथ भक्ति का निरूपण किया है। घनानंद ने अपने काव्य में प्रकृति के किस रूप का चित्रण अधिक सरसता से किया है, तो उन्हें काव्य विरह, कौन सा काव्य विरह प्रधान है, अतः उन्होंने प्रकृति के आलम्ब का रूप ही अपेक्षा प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण अधिक सरलता और मार्मिकता से किया है। तो ये जो आपके सेकंड पेपर एमए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर के जितने भी वन लाइनर थे, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और यूट्यूब पे पहली बार ही आपको वीडियो देखने को मिली होगी, तो हमें प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रश्न इकाई 1, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध साहित्य के कवि कौन है। तो सिद्ध साहित्य के कवि कौन आते हैं, तो सिद्ध साहित्य के कवि में आपके सरहप्पा, सरवप्पा और जैम भीना और लोइप्पा, ये सभी किसमें आते हैं, ये सिद्ध साहित्य के कवियों में आते हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि प्रथम सिद्ध कवि कौन थे, तो प्रथम सिद्ध कवि आपके कौन थे, सरहप्पा थे। ठीक है, फिर आता है कि सिद्ध कवियों की संख्या कितनी है, तो सिद्ध कवियों की संख्या 84 है। कितनी है, 84 है। ठीक है, इसी के साथ है कि सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं, तो सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो अब आपको लिखना है कि बौद्ध धर्म को ब्रजयान शाखा से जो साहित्य देश भाषा में लिखा गया वही आपका सिद्ध साहित्य कहलाता है। नाथ साहित्य के संस्थापक कौन है, तो नाथ साहित्य के जो संस्थापक हैं वो आपके गोरखनाथ जी माने जाते हैं। कि नाथ साहित्य क्या है, तो नाथ साहित्य क्या है उसमें आपको बताना है कि भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही आपका नाथ साहित्य है। यानी कि जो भगवान शिव को पूजते थे उनके द्वारा, जो उनके जो उपासक थे उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया था वही आपका नाथ साहित्य कहलाता है। फिर है कि हजारी प्रसाद ने नाथ संप्रदाय को किस नाम से पुकारा है, तो जो हजारी प्रसाद जी हैं उन्होंने नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय आदि नामों से आपके हजारी प्रसाद जी ने नाथ संप्रदाय को पुकारा है। वही है कि जैन साहित्य को क्या कहा गया है, तो जैन साहित्य को आगम कहा गया है। ठीक है, इसके बाद है कि जैन साहित्य कितने हैं, तो जैन साहित्य जो हैं वो आपके 12 हैं। कितने हैं, 12 हैं। वहीं जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ आपका समय सार है, जो कि आचार्य कुंददेव द्वारा लिखा गया था। समय सार है जो कि आचार्य कुंददेव के द्वारा लिखा गया था। वही है कि जैन साहित्य के प्रमुख कवि कौन है, तो जैन साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं वो आपके स्वयंभू, पुष्यदत्त, हेमचंद्र सूरी, मुनि राम सिंह, आचार्य देवसेन, शूलिभद्र सूरी और विनय चंद्र सूरी, ये
सभी आपके जैन साहित्य के प्रमुख कवियों में आते हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि आदिकाल के साहित्य को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आदिकाल के साहित्य को आपके कितने वर्गों में, आपके 5 वर्गों में बांटा गया है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है, इसके बाद है कि सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवियों के नाम बताइए। तो सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवियों के नाम में आपका सरप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, डोइम्पा, कोडेम्पा, कुकुरिप्पा, ये सभी जिनके एंड में पा आ रहा है, ये सभी आपके सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवियों के नाम है। ठीक है, इसी के साथ आएगा आपका कि जैन साहित्य के कवियों के नाम बताइए। तो जैन साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं उनमें आपके देवसेन, मुनि जिन विजय, जिन धर्म सूरी, विजय सेन सूरी, ये सभी आते हैं। और नाथ साहित्य के प्रमुख कवि का नाम क्या है? तो नाथ साहित्य के प्रमुख कवि का नाम है गोरखनाथ। ठीक है, रीतिकाल की जो समय सीमा बताई गई है वो कितनी है? तो रीतिकाल की जो समय सीमा है वो संवत 1700 से 1900 के मध्य बताई गई है। ठीक है, इसी के साथ आएगा कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगारकार आपका विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने कहा है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत नाम दिया था। ठीक है, आगे है कि रीति काव्य के संदर्भ में रीति शब्द का क्या अर्थ है? तो जो रीति शब्द का जो अर्थ है वो काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति है। ठीक है, फिर रीति काल में लक्षणा ग्रंथ से क्या आशय है? तो जो लक्षणा ग्रंथ होता है वो काव्य रचना के नियमों और लक्षणों को बताने वाले होते हैं। वही है कि रीति काल को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, आपका रीति सिद्धि, रीति बद्धि और रीति मुक्ति। ठीक है, आगे है आपका कि रीतिबद्ध काव्य से क्या तात्पर्य है? तो रीतिबद्ध काव्य से तात्पर्य है काव्य के विभिन्न अंगों का परिचय देने वाला काव्य जिसमें लक्षणा उदाहरण दिए गए हों। फिर है कि रीति काल में आचार्य कवि किन्हें कहा गया है? तो रीति काल में जो आचार्य कवि हैं वो आपके लक्षणा ग्रंथों की रचना करने वालों को कहा गया है। रीति काल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन क्या था? तो काव्य रचना में काव्य कला के रूप में प्रतिष्ठित करना। कौन सा? काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये इसका मुख्य प्रयोजन था। इसी के साथ आता है कि रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उसमें आपके केशव, बिहारी, भूषण, पद्माकर, धनानंद, सेनापति आदि आपके रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य के कवि कौन है? तो रीतिबद्ध काव्य के जो कवि हैं उनमें आपके भूषण, मतीराम, देव, केशव आदि आते हैं। वहीं रीति मुक्त काव्य के कवि कौन है? तो रीति मुक्त काव्य के जो कवियों की बात करें तो घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, ये आपके रीति मुक्त काव्य के कवि हैं। वही है कि रीति सिद्ध कवि कौन है? तो रीति सिद्ध कवि आपके बिहारी जी हैं। ठीक है, आगे आएगा कि रीति काल की कौन सी रचना सबसे लोकप्रिय मानी जाती है? तो बिहारी सतसई आपकी रीति काल की सबसे लोकप्रिय रचना मानी जाती है। रीति काल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो कठिन काव्य का जो प्रेत है वो केशव दास जी को कहा जाता है। अब हमारी दूसरी इकाई स्टार्ट हो रही है। तो दूसरी इकाई में है कि रासो काव्य परंपरा के सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो रासो काव्य परंपरा में जो सर्वप्रथम ग्रंथ है वो आपका पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। आगे है कि चंद्रवरदाई ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो जो चंद्रवरदाई हैं उन्होंने अपने काव्य में अपभ्रंश, राजस्थानी, पिंगल मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। वही है कि पृथ्वीराज रासो में किसकी कथा का वर्णन है? तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है। वहीं चंद्रवरदाई किसके दरबारी थे? तो चंद्रवरदाई जो थे वो आपके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। इसी के साथ है कि रासो परंपरा के किन्हीं 2 ग्रंथों का और उनके रचनाकारों का नाम बताइए। तो रासो परंपरा के 2 प्रमुख ग्रंथ में आपका पृथ्वीराज रासो और विशलदेव रासो आते हैं। पृथ्वीराज रासो के जो राइटर हैं वो आपके चंद्रवरदाई हैं और विशलदेव रासो के जो राइटर हैं वो आपके नरपति नालह हैं। वही है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम क्या है? तो वो आपके चंद्रवरदाई हैं। आलाखंड, तो आलाखंड के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? तो वो आपके जगनिक है। ठीक है, चंद्रवरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका लाहौर में हुआ था। चंद्रवरदाई का जन्म समय क्या है? तो चंद्रवरदाई का जो जन्म समय है वो आपका 1168 और 1192 बताया गया है। फिर वहीं आता है कि चंद्रवरदाई ने किस महाकाव्य की रचना की है? तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना की है। पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रवरदाई के कितने नाम प्राप्त होते हैं? तो चंद्रवरदाई के जो हैं वो आपके 7 नाम प्राप्त होते हैं। एक तो कवि चंद्र, चंद्र विरुदिया, चंद्रवरदाई, चंद्रभट्ट, कवियन, चंदन और चंडीय और चंद्र
चंद चंद्र, ये आपके किसके नाम है? तो ये आपके चंद्रवरदाई के 7 नाम है, ठीक है। फिर है कि महाकवि चंद्रवरदाई को पृथ्वी कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो जो महाकवि चंद्रवरदाई थे उन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। इसी के साथ है कि चंद्रवरदाई के कितने विवाह हुए थे? तो चंद्रवरदाई के 2 विवाह हुए थे। पहली पत्नी का नाम कमला और दूसरी का नाम गौरी था। क्या था? गौरी था। चंद्रवरदाई के कितने पुत्र पुत्री थे? तो चंद्रवरदाई के 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। कितने? 10 पुत्र और 1 पुत्री थी, ठीक है। आगे है कि कवि, हिंदी में प्रथम कवि का नाम क्या है? तो हिंदी में प्रथम कवि आपके सरहप्पा थे। कौन थे? सरहप्पा थे, ठीक है। फिर है कि सरहप्पा की सर्वप्रथम रचना, सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वो आपकी चय दीप है, ठीक है। जो आपकी जो सरहप्पा है उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो उनकी है चय सिद्ध, ठीक है। फिर है कि सरहप्पा का जन्म कब माना गया है? तो जो सरहप्पा का जन्म है वो आपकी 8वीं सदी का माना गया है। वहीं सरहप्पा के शिष्य कौन थे? तो सरहप्पा के शिष्यों की बात करें तो आपके लुईप, सरवप्पा, डोम्बिप्पा और कहप्पा, ये सभी आपके सरहप्पा के शिष्य थे। वहीं है कि सरहप्पा की कितनी कृतियां संग्रहित हैं? तो सरहप्पा की 21 कृतियां संग्रहित हैं। सरहप्पा की कितनी कृतियां अपभ्रंश भाषा में है? तो सरहप्पा की 16 कृतियां आपकी अपभ्रंश भाषा में है। वहीं सरहप्पा किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? तो सरहप्पा आपके साहित्य काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। इसके बाद है कि सरहप्पा किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो ये आपके सिद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक थे। फिर है कि सरहप्पा ने किस साधना का प्रथम अभ्यास किया था? तो सरहप्पा ने महामुद्रा साधना का प्रथम अभ्यास किया था तथा इसमें सिद्धि प्राप्त की थी। कौन सी? महामुद्रा। फिर है कि सरहप्पा को किस में रुचि बचपन से ही थी? तो सरहप्पा को वेदांगों में बचपन से ही विशेष रुचि थी। इसी के साथ है कि विद्यापति का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो विद्यापति का जन्म मिथिला प्रांत के वापसी ग्राम में, और जो कि दरभंगा जिले के अंतर्गत आता है, वहां हुआ था। और अभिनव जयदेव की उपाधि से किसको विभूषित किया गया है? तो अभिनव जयदेव की उपाधि से आपके विद्यापति को विभूषित किया गया है। फिर है कि विषय वस्तु की दृष्टि से विद्यापति की पदवावली में कितने प्रकार के पद आते हैं? तो इसमें आपके 3 प्रकार के पद आते हैं। कितने? 3 प्रकार के पद आते हैं। एक रहस्य मूलक भक्ति के पद, शुद्ध कृष्ण भक्ति के पद और शुद्ध श्रृंगार के पद। इसके बाद है कि विद्यापति के पदों में रहस्य मूलक भक्ति भावना पाई जाती है। इस कथन का जो समर्थन है वो किसने किया है? तो आपके जॉर्ज गियर्सन और नरेंद्र नाथ गुप्त ने इस चीज का मान्यता दी है, ठीक। आगे है कि वे कौन विद्वान हैं जिन्होंने विद्यापति को शैव माना है? शैव यानी कि शिव की। तो जो पंडित शिवनानंद ठाकुर ने अपनी पुस्तक महाकवि विद्यापति में विद्यापति को गौरी शंकर का उपासक माना है। पीन पयोधर दोबरी गाता, पीन पयोधर दुबरी गाता, यह जो कहकर विद्यापति किस सादृश्य को सामने लाए हैं? तो मेरु उपजल कनकलता। कैसी? मेरु उपजत कनकलता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे है कि विद्यापति रूप चरित्र के कुशल चितेरे हैं। इस दृष्टि से उन्हें सर्वाधिक सफलता कहाँ मिली थी? तो विद्यापति रूप चरित्र के कुशल चितेरे हैं। ये है जो आपकी वय संधि चित्रण में इन्हें आपकी विशेष सफलता मिली थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रकट हास अवगोपन भले भेल और उरज प्रकट तब तानिक लेत, चरण चपल गति लोचन पावल, लोचन के धै रजपत तल जावत। ये सब किस में है? तो ये आपके विद्यापति का रूप चरित्र है। फिर है कि केशव दास को हिंदी साहित्य के किस काल का प्रतिनिधित्व कवि माना जाता है? तो केशव दास को हिंदी साहित्य के रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा का प्रतिनिधित्व कवि माना जाता है। वही है कि रीतिबद्ध काव्य से तात्पर्य उस काव्य धारा से है जिसमें रीति परंपरा के साहित्य मूलों और बंधनों और रूढ़ियों से आबद्ध होने का संकेत मिलता है। इसके बाद है कि केशव दास के पिता और पितामह का नाम क्या है? तो केशव दास के पिता का नाम काशीनाथ मिश्र और पितामह का नाम कृष्ण दत्त था। उनके पिता और पितामह दोनों संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित थे। वहीं केशव दास ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो केशव दास ने विद्वान एकमात्र नहीं है, यद्यपि उनकी 8 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं की थी? 8 ग्रंथों की रचनाएं की थी, जिसमें आपका रसिक प्रिय, रामचंद्र का कवि प्रिया, नखसिक, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता और जहांगीर चंद्र जस चंद्र का, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका कि
केशव दास ने रसिक प्रिया की रचना कब और किसे प्रसन्न करने के लिए की थी? तो केशव दास ने रसिक प्रिया की जो रचना है वो संवत 1648 में की थी। उन्होंने इस ग्रंथ की जो रचना है वो अपने आश्रयदाता महाराज इंद्रजीत सिंह को प्रसन्न करने के लिए की थी। ठीक है, इसके बाद आपका है कि केशव दास की रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सी रचना है? तो इनकी केशव दास की अगर सबसे प्रसिद्ध रचना की बात करें तो वो आपकी रामचंद्रिका है, जो कि कीर्ति सुदी बुधवार संवत 1658 को इसकी रचना पूर्ण हो गई थी और इसमें राम कथा का उल्लेख हुआ है। इसके बाद है कि केशव दास के प्रथम आश्रयदाता कौन है? तो केशव दास के जो प्रथम आश्रयदाता जोधपुर के महाराज मालदेव के पुत्र महाराज चंद्रसेन थे, जिन्होंने आजीवन मुगलों का सामना किया और अपनी मृत्यु होने तक शिवाना के किले पर आधिपत्य स्थापित किया था। वही है कि केशव दास के दूसरे आश्रयदाता कौन थे? तो केशव दास के जो दूसरे आश्रयदाता थे वो और छाधीश इंद्रजीत सिंह थे। उन्होंने केशव दास को सम्मान पूर्वक 21 गांव दिए थे। ठीक है, इसके बाद है कि केशव दास का जन्म और मृत्यु कब और मानी जाती है? तो केशव दास जी का जो जन्म और मृत्यु है ये आपकी कब? तो ये आपकी विवादास्पद है। अधिकांश जो विद्वान है वो इनका जो जन्म है वो 1612 और मृत्यु 1674 मानते हैं। ठीक है, संबत। फिर है कि केशव दास स्वयं को कवि सिरमौर तथा विदित जहान क्यों मानते थे? तो वो केशव दास भाषा साहित्य काव्य शास्त्र के पंडित थे। उन्होंने अपने पांडित्य पर अभिमान था, इसी कारण वे स्वयं को केशव कवि सिरमौर और विदित महान आदि कहते थे। ठीक है, फिर इसके बाद है कि केशव के ग्रंथ नखशिख का वर्ण्य विषय क्या है? तो जो नखशिख है वो काव्य की दृष्टि से उच्च कोटि का ग्रंथ है। इसमें कवि परंपरा के अनुसार राधा के शारीरिक अवयवों का नख से शिख तक सर्वांग वर्णन किया गया है। यह 16 प्रभावों में विभक्त है। ठीक है, फिर है कि रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की कविताएं लिखी हैं? तो वो आपके भूषण कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी थी। भूषण का वास्तविक नाम आपका घनश्याम था। किस रचना से भूषण आचार्य कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो शिवराज भूषण से जो शिवराज रचना थी उससे शिवराज भूषण से जो भूषण थे वो आचार्य कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। वही है कि भूषण की रचनाओं के नाम बताइए। तो शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण, ये सभी आपके भूषण की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद है कि भूषण के काव्य में किस गुण की प्रधानता है? तो भूषण के काव्य में ओज गुण की प्रधानता है। कैसी? ओज गुण की प्रधानता है। भूषण की काव्य भाषा क्या है? तो भूषण की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। और भूषण के अलंकार ग्रंथ का नाम क्या है? तो वो आपका शिवराज भूषण है। ठीक, फिर है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का प्रयोग किया गया है? तो शिवराज भूषण में आपके 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। छत्रसाल को क्या कहा जाता है? तो छत्रसाल को बुंदेला वीर कहा जाता है। कौन सा? बुंदेला वीर कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जो बिहारी जी हैं उनका जन्म आपका बिहारी जो जन्म है वो आपका 1652 को ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर? ग्वालियर में हुआ था। और आपका जो इनका जो बचपन है वो बुंदेलखंड में बीता था और युवावस्था में वे अपनी ससुराल मथुरा में बस गए थे। वही है कि बिहारी सतसई के बारे में क्या प्रसिद्ध है? तो जो बिहारी सतसई है, बिहारी के एक दोहे पर मुग्ध होकर राजा जयसिंह ने प्रति दोहा 1 मोहर देने का वचन दिया था। ऐसा प्रसिद्ध है कि बिहारी ने 2 माह में 1400 दोहे लिखे, जिनमें से छांट कर बिहारी सतसई बनाई गई थी। ठीक है, फिर है कि बिहारी के दोहों से उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चला? तो उनके दोहों से उनके जो रसिक व्यक्ति थे वो कैसे व्यक्ति थे? रसिक व्यक्ति थे और उनकी रसिकता प्राय नागर थी। ग्रामीण सरलता और सदा जीवन का उनका विश्वास कम था। ठीक है, फिर है कि सतसई किस परंपरा की अनमोल कृति है? तो जो सतसई है वो मुक्त काव्य परंपरा की अनमोल कृति है। इसमें कवि ने काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का निरूपण न करते हुए भी उसकी रचना इस ढंग से की है कि यह काव्य शास्त्र सिद्धांतों का अनुपम ग्रंथ बन गया है। वही है कि कवि बिहारी की कीर्ति का आधार क्या है? तो जो बिहारी कवि हैं उनकी जो कीर्ति का आधार एकमात्र रचना सतसई है। उन्होंने एक ग्रंथ से जो कीर्ति प्राप्त की थी वह उनके कवि दर्जनों ग्रंथों की रचना करके भी प्राप्त ना कर सके। वही है कि बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद का प्रयोग किया है? तो जो काव्य बिहारी जी हैं उन्होंने अपने दोहा छंद का प्रयोग किया है। किस छंद का? दोहा छंद का प्रयोग किया है। और दोहा मात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं।
वही है कि बिहारी सतसई प्रधान रूप से किस रस की अभिव्यक्ति का काव्य है? तो जो बिहारी सतसई है वो रचित मुक्त काव्य, कौन सा? मुक्त काव्य बिहारी सतसई प्रधान रूप से श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति करने वाला काव्य है। इसमें श्रृंगार के योग तथा वियोग दोनों पक्षों का सशक्त वर्णन किया गया है। आगे है कि बिहारी सतसई में श्रृंगार के अतिरिक्त किसकी अभिव्यक्ति उपलब्ध है? तो बिहारी सतसई में श्रृंगार के अतिरिक्त भक्ति संबंधी, नीति संबंधी और सामाजिक संबंधी, प्राकृतिक संबंधी दोहों की अभिव्यक्ति उपलब्ध है। वही है कि बिहारी सतसई की अलंकार योजना की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बिहारी सतसई की अलंकार योजना की प्रमुख विशेषता कि बिना अलंकार ज्ञान के इसके दोहों में निहित अर्थ व्यंजना को समझा नहीं जा सकता है। सतसई का प्रत्येक दोहा अलंकारों से अलंकृत है और यहाँ अलंकार रस के उपकारक हैं। वही बिहारी की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जो इनकी बिहारी की जो भाषा है वो चलताऊ होने पर भी साहित्यिक है और रचना व्यवस्थित है। वाक्य रचना जो है वो व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। वही है कि घनानंद हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो जो कविवर जो घनानंद है ये आपके ब्रज भाषा के उन्नायक और हिंदी साहित्य के रीतिकाल की मुक्तिबद्ध, कौन सी? मुक्तिबद्ध रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। वही घनानंद का जन्म, तो इनका जन्म संबंध 1746 माना जाता है और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बुंदेल शहर में इनका जन्म स्वीकार किया है। बाद में आप ये दिल्ली चले गए थे। वही है कि दिल्ली आकर घनानंद किसके दरबार में मीर मुनीस मुसी बने थे? तो जो घनानंद थे वो बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के खास कलम के या दरबार के मीर मुसी बने थे और ये अच्छे गायक और कवि, श्रेष्ठ कवि थे। वही है कि घनानंद की उपलब्ध रचनाओं के प्रमुख नाम, तो इनके प्रमुख नाम है आपके घनानंद कवित्त, सुजान हित, सुजान सागर, रस केली वल्ली, प्रीति पवास, प्रेम सरोवर, गोकुल गीत, कृष्ण कौमुदी, इश्क लता, व्रज विलास, ये सभी आपके घनानंद की उपलब्ध रचनाएं के नाम है। वही है कि घनानंद के काव्य में प्रेम भावना का क्या प्रधान है? तो घनानंद के काव्य में व्यक्त प्रेम भावना हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, काव्य जगत की स्थायी संपत्ति है। आपकी प्रेम व्यंजना इतनी प्रभावी है कि पत्थर दिल को भी द्रवित कर देती है। वही है कि सुजान द्वारा दी गई प्रेम जन्य पीड़ा का घनानंद पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो सुजान के द्वारा घनानंद के साथ न चलने की घटना से उनके हृदय को भारी ठेस लगी थी, अतः वे वहां से वृंदावन चले गए और वहां निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेकर कृष्ण भक्त में मग्न हो गए। तो अब आगे बढ़ेंगे। फिर है कि घनानंद के काव्य में विरह की तीव्रता का मूल कारण क्या है? तो घनानंद के काव्य में विरह की जो तीव्रता का मूल कारण है वो उनके प्रिय का निर्दय और निष्ठुर और कठोर और विश्वासघाती होना है। वही है कि घनानंद के सौंदर्य चित्रण का मुख्य विषय क्या है? तो जो धनानंद है उनके सौंदर्य चित्रण का मुख्य विषय सुजान का रूप, उसका लावण्य, उसका यौवन, उसकी छवि और उसकी अंग दीप्ति है। उनके सौंदर्य चित्रण में मादकता, शिलिष्टता और भाव प्रेषणता की अधिकता देखी गई है। वही है कि घनानंद ने अपने काव्य के रूप में किस रस का समावेश किया है? तो घनानंद ने अपने काव्य के रूप में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों जैसे कि संयोग और वियोग के साथ साथ भक्ति का निरूपण किया है। घनानंद ने अपने काव्य में प्रकृति के किस रूप का चित्रण अधिक सरसता से किया है? तो उन्हें काव्य विरह, कौन सा? काव्य विरह प्रधान है, अतः उन्होंने प्रकृति के आलम्ब का रूप ही अपेक्षा प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण अधिक सरलता और मार्मिकता से किया है। तो ये जो आपके सेकंड पेपर एमए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर के जितने भी वन लाइनर थे यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और यूट्यूब पे पहली बार ही आपको वीडियो देखने को मिली होगी, तो हमें प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।